नमस्कार। भारत में न्याय की तलाश कभी-कभी अपने आप में ही एक सजा बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे, फल्टन मामला। ये केस हमारी न्याय प्रणाली और समाज की उन कमियों को दिखाता है जो पीड़ितों की गरिमा की रक्षा करने में अक्सर नाकाम रहती हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाली घटना से। एक युवा डॉक्टर अपनी जान दे देती है और मरने से पहले अपनी हथेली पर एक नोट छोड़ जाती है। इस नोट में एक पुलिस अधिकारी समेत 2 लोगों पर बलात्कार और उत्पीड़न का आरोप था। ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर एक सवाल था जिसका काम हमारी रक्षा करना है। लेकिन मामला सिर्फ इस शुरुआती अपराध पर ही खत्म नहीं होता। असली सवाल तो अब शुरू होता है। जब कोई पीड़ित हिम्मत करके न्याय के लिए आगे आता है, तो हमारा समाज और हमारी संस्थाएं उसके साथ कैसा बर्ताव करती हैं? क्या हम मरहम लगाते हैं या फिर एक और गहरा जख्म दे देते हैं? और यहीं पर एक बहुत ही ज़रूरी और परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन या दूसरा अपराध कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपराधी के दिए गए जख्म के बाद पीड़ित को समाज और सिस्टम से एक और जख्म झेलना पड़ता है। ये एक तरह से पब्लिक में उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना है, जो उसके असल दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, जिसका काम ही पीड़ितों की रक्षा करना है, उसकी अध्यक्ष ने ही पब्लिक में पीड़िता के प्राइवेट मैसेजेस का जिक्र कर दिया। ये विक्टिम को ही सवालों के घेरे में खड़ा करने वाली संस्कृति का एक बहुत ही साफ उदाहरण है। ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है। देखिए, हम कितने भी अच्छे महिला केंद्रित कानून क्यों न बना लें, लेकिन अगर उन कानूनों को लागू करने वालों की सोच नहीं बदलेगी, तो वो कानून बस कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगे। और विडंबना देखिए, हमारे पास ऐसा बर्ताव रोकने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं भारत के उस कानूनी कवच पर, जिसे असल में पीड़ितों की रक्षा के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने कानूनों में काफ़ी अहम बदलाव किए हैं। 2013 के निर्भया अधिनियम से लेकर नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक हर कदम का एक ही मकसद रहा है, पीड़ित की गरिमा की रक्षा करना। और ये कानूनी ढाल बहुत ही स्पष्ट है। कानून साफ कहता है कि मुकदमे के दौरान पीड़ित के कैरेक्टर या उसके पास्ट को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपराध के तथ्यों पर होना चाहिए। और सिर्फ संसद ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये दोहराया है कि पीड़ित के कैरेक्टर पर उंगली उठाना चोट पर नमक छिड़कने जैसा है और उसकी पहचान को किसी भी कीमत पर गुप्त रखा जाना चाहिए। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, अगर हमारे पास इतने मजबूत कानूनी और न्यायिक सुरक्षा कवच हैं, तो फिर फल्टन जैसे मामले में वो फेल कैसे हो गए? कानून और असलियत के बीच में ये इतनी बड़ी खाई क्यों है? ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है कानून की भावना, जो कहती है कि पीड़ित की पहचान छुपाओ, उसके चरित्र पर सवाल मत उठाओ। और दूसरी तरफ है असलियत, जहां पब्लिक ऑफिसर्स ने ही कोर्ट के फैसले से पहले एक सोशल फैसला सुना दिया। हो सकता है कि ये तकनीकी रूप से अवैध ना हो, लेकिन ये कानून की आत्मा का पूरी तरह से उल्लंघन था। ये एक तरह से संस्था द्वारा किया गया चरित्र हनन था। ठीक वही चीज जिसे 2013 का कानून जड़ से खत्म करना चाहता था। तो फिर इस खाई को कैसे भरा जाए? असली न्याय कैसे सुनिश्चित हो? ये तो साफ है कि सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं है। हमें मानसिकता और उसे लागू करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। इसके लिए 3 तरफा अप्रोच की जरूरत है। पहला, पुलिस से लेकर जज तक हर किसी को संवेदनशील बनाने के लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा, जांच की पूरी प्रक्रिया को पीड़ित के अनुकूल बनाया जाए। और तीसरा, फोरेंसिक लैब्स और कानूनी मदद जैसे संसाधनों में और ज्यादा निवेश किया जाए। और जब सत्ता में बैठे लोग, जिनका काम रक्षा करना है, खुद ही चरित्र हनन में शामिल हो जाएं, तो यह सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा नैतिक विश्वासघात है। ये एकजुटता की भावना को ही खत्म कर देता है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कानून हमें एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तो दे सकते हैं, लेकिन न्याय की संस्कृति कौन बनाएगा? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हम सब की है।